संपादकीय पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनसत्ता का देखेंगे, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं वैश्विक। तो जहर घुली आबो हवा में ज़िंदगी टाइटल का जनसत्ता पर लिखा गया है। आपके पेपर 3 जीएस मेंस के बहुत काम का है और ये सीरीज़ आप लगातार पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव था नहीं, इसलिए मैंने शुरू किया। तो पीसीएस मेंस हो या अन्य कोई भी मेंस आप एग्ज़ाम यूपीएससी पीसीएस कहीं का भी मेंस लिख रहे हो, तो आपके मेंस की आंसर राइटिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और आपके ऐसे के प्रश्न बढ़ाने के लिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंग्लिश वालों को तो उपयोगी है ही, उनके लिए और भी माध्यम हो जाते हैं, बट हिंदी माध्यम के लिए मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है। उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपने कमेंट्स में लिखा भी है और भी आगे इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। चलिए आइए पहले देखते हैं कि क्या है आज इस जनसत्ता में। चूँकि आप ही जानते हैं बढ़ते औद्योगिकरण और जीवन शैली के कारण पूरी धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। आप ही जानते हैं लगातार CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो प्रदूषण आज पूरी दुनिया, आज पूरी पृथ्वी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या अगर है तो पोल्यूशन है। मानवीय गतिविधियाँ, तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इससे वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित होती है, परंतु जब कुछ कारण और विशेषकर मानवीय कारण के कारण में परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब वायु की संतुलित मात्रा होती है, आप जानते हैं, लेकिन उस संतुलित मात्रा में मानवीय कारणों और अन्य कुछ कारणों से जब उस वायु की मात्रा में असंतुलन पैदा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। महानगरों में कल कारखानों तथा मोटर वाहनों का धुआं, सर्दियों पराली जलाना, आप जानते हैं पराली में कितना हॉट टॉपिक चल रहा है। पराली जलाने से फैलने वाला धुआं वातावरण को इतना दूषित कर देता है कि सांस लेना तक दुभर हो जाता है। आप जाकर देखिए दिल्ली में आज के हाल, और इससे मनुष्य कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर यह समस्या और अधिक हो जाती है। आधुनिक विकास के साथ साथ जल प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो गई है। औद्योगिकरण, कल कारखानों से निकलने वाला मलबा, शहरीकरण, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी, कचरा, रासायनिक अपशिष्ट, ये सब नदियों में मिलकर क्या कर रहे हैं? उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। गंदा जल फसलों में जाकर उन्हें प्रदूषित कर देता है, जिससे आपकी खाद्य श्रृंखला दूषित हो रही है, फूड चेन। इन फसलों से पैदा होने वाला अन्न जब मनुष्य के शरीर में जाता है तो कई तरह की बीमारियों को, डिसीज को जन्म देता है। शुद्ध मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। किसान अत्यधिक कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और खाद का उपयोग करते हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो लैंड पोल्यूशन है, भूमि प्रदूषण भी बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय उद्यान सेवा NPS की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर रूप से नुकसानदायक है। अब बात करेंगे हम साउंड पोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक किसी रिपोर्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की NPS की रिपोर्ट है। ये इंसानों ही नहीं वन्य जीवों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। आप देखिए ना कि जब ट्रक के शोर बजते हैं, डीजे बजता है, रेलवेज़ के हॉर्न होते हैं, तो इससे हम तो परेशान होते ही हैं, साथ साथ देखिए पशु पक्षी कितने भयभीत हो जाते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ध्वनि प्रदूषण लंबे समय तक बना रहे तो कई पेड़ों की प्रजाति, मतलब वृक्षों को दिक्कत है, कई पेड़ों की प्रजातियां तक विलुप्त हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण आपका मेंटल एंड फिजिकल, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हेल्थ को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और इसी तरह अगर हम बात करें लाइट पोल्यूशन की, जिसकी बात बहुत कम होती है लेकिन आज वो भी खतरनाक हो रहा है, तो कृत्रिम स्रोतों से वातावरण में प्रकाश की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि प्रकृति पर इसका नेगेटिव प्रभाव पैदा होता है और इसे प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। हम लोग, हमारी आंखें लाइट में रहने के अनुकूल हो गई, नींद कम आने लगी लोगों को, मेलाटोनिन हार्मोन्स कम। प्रकाश प्रदूषण से न केवल मानव पर ही बल्कि पौधों और जानवरों पर भी प्रभाव पड़ता है। परंपरागत लाइटें चमकती रहती हैं तो हमारे साथ साथ जो पशु पक्षी हैं जो रात्रि में आराम करना चाहते हैं उनको भी समस्याएं होने लगी हैं। इस एक एडिटोरियल को मैंने इसलिए चुना है, इस संपादकीय को, कि मेंस में पोल्यूशन पर कुछ भी आए इसमें सब पोल्यूशन पर एक मिक्सअप आपका दिया हुआ है। खास बात यह है कि इस एडिटोरियल में आपको सभी प्रकार के पोल्यूशन से संबंधित पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं जब एयर पोल्यूशन की, तो मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र विशेष की वायु गुणवत्ता और वहाँ के वायु प्रदूषण को मापने के लिए हमने क्या बनाया? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, PT का भी फैक्ट है।
AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग करते हैं। इसके कितने इंडिकेटर्स होते हैं आप सब जानते हैं, इसके 8 संकेतक होते हैं, 8 इंडिकेटर्स होते हैं AQI के, जिसमें मुख्य तौर पर PM 2.5 और PM 10 जैसे संकेतक शामिल होते तो मेन 8 है, लेकिन सबसे मेन क्या इसमें है आप देख पा रहे हैं, PM 2.5 और PM 10 जैसे संकेतक शामिल होते हैं। अब 8 में मेन होते हैं। मसलन अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 है, 0 से नापते हैं, तो ये माना जाएगा कि वहाँ की वायु गुणवत्ता क्या बहुत अच्छी है। अगर किसी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता AQI 51 से 100 है, 51 से 100 है, तो वहाँ की वायु गुणवत्ता कितनी संतोषजनक है। थर्ड क्या होगा, अगर AQI 201 से 300 है तो वायु गुणवत्ता खराब है, और अगर 300 100 से 400 के बीच में तो बहुत खराब होगी, और अगर किसी क्षेत्र की AQI 401 से 500 के बीच है तो वहाँ की हवा में प्रदूषण की स्थिति बहुत अधिक गंभीर मानी जाएगी, और दिल्ली में हाल कमो बेश यही रहता है। मैं जब राजौरी में था, जम्मू कश्मीर में था, तो वहाँ की AQI मैंने कभी भी 0 से 50 मतलब ही रहती थी हमेशा, बहुत अच्छी वायु वहाँ की थी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ यूपी में आना हुआ, और ख़ासतौर से दिल्ली में अगर आप रहें, तो वहाँ की तो AQI कितनी बेहतर आप स्वयं जानते हैं। आप इसको मेन से प्रयोग कर सकते हैं कि AQI का पूरा पैमाना देखें। एक नए अध्ययन के अनुसार हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु का कारण, मतलब एक आप आंकड़ा देख, मतलब हर साल बहुत बड़ी मात्रा का आंकड़ा है कि 90 लाख, मोर देन 90 लाख लोगों की डेथ का कारण क्या प्रदूषण बन रहा है। लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु का कारण प्रदूषण ही है। साल 2000 के बाद दूषित वायु से मरने वालों की संख्या लगभग 55% बढ़ गई है। मतलब 2000 के बाद से एयर पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई, 55% तक बढ़ी। भारत में हर साल करीब 24 लाख और चीन में करीब 22 लाख लोगों की मौत का कारण प्रदूषण ही है। भारत में हर साल लगभग 24 लाख एंड चाइना में 22 लाख लोगों की प्रदूषण के कारण असमय मृत्यु है। ये आंकड़े आपके मेंस की आंसर राइटिंग को बढ़ाएंगे, और साथ साथ आप विचार भी करना है, हमें सिर्फ आंकड़े देखना ही नहीं कि वास्तव में हम किस विश्व की ओर, किस देश की ओर जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को असमय मृत्यु मानवीय गतिविधियों के कारण, प्रदूषण कारण देखना पड़ा। इस शोध में पाया गया कि दुनिया भर में एक साल में जितनी मौतें सिगरेट पीने और पैसिव स्मोकिंग से होती, लगभग उतनी ही मौतें वायु प्रदूषण, मतलब जितनी मौतें सिगरेट पीने और पैसिव स्मोकिंग से होती, उतनी ही मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। सोच के देखिए वायु प्रदूषण कारण क्या क्या समस्या हो रही लोगों को। हृदय रोग, लकवा, हार्ट डिसीज, लकवा, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की दूसरी बीमारियों और डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक दशक पहले बताया था कि जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होने वाले प्रदूषण के छोटे कण हृदय रोग और मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। जो आपका फसल्स फ्यूल्स का, हम जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है या डीजल, इनके जलने से पैदा होने वाले प्रदूषण के छोटे कण हार्ट, हृदय रोग और मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया के उन क्षेत्रों की स्थिति और अधिक खराब है जहाँ जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है तथा प्रदूषण से निपटने के वित्तीय और सरकारी संसाधन सीमित है, वहाँ की स्थिति और खराब है। शहरों में क्या होता है कि विकास के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। गरीब इलाकों में प्रदूषण से बढ़ने वाली मौतें बढ़ रही हैं। वायु प्रदूषण दक्षिण एशिया में असमय होने वाली मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है। साउथ एशिया में सबसे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, संसाधन कम है। शोध में पाया गया कि विश्व स्तर पर हर साल जल प्रदूषण करीब 14 लाख लोगों की मौत का कारण बनना है। मतलब वाटर पोल्यूशन से भी लगभग 14 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए निजी वाहनों की जगह अब क्या क्या पॉइंट हम कर सकते हैं कि कम करें, तो प्रदूषण को कम करने के लिए निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों के उपयोग पर बल दिया जाए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। और भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी उतना बेहतर नहीं है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सड़कों पर जितनी अधिक गाड़ियाँ होंगी प्रदूषण उतना ही अधिक बढ़ेगा। खासतौर सरकार को करना चाहिए कि सिंगल लोगों पर, मतलब जैसे कार, एक कार लेकर सिंगल चले जाते हैं लोग, तो उससे क्या होता है कि एक या तो एक ही व्यक्ति रहा है लेकिन 3-4 सीट खाली रहती है, उनको नुकसान होता है। तो कार पूलिंग सिस्टम को पब्लिक आपका अवेयर किया जाए, पब्लिक को, साथ साथ आपका जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे बहुत बेहतर किया जाए। बिजली बनाने के लिए जिस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है उससे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इससे बचने के लिए घरों में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग हो, है ना, सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाए, हो भी रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी की बात हो रही है, लगातार प्रयास हो रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग हो। वातानुकूलित यंत्र जो आपके AC वगैरह, इनका प्रयोग कम से कम होना चाहिए,
क्योंकि इससे निकलने वाली विषैली गैस वातावरण को दूषित करने के साथ साथ ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती। आप जानते हैं जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उससे सर्वाधिक नुकसान ओजोन गैस को होता है और वो सर्वाधिक किसमें मिलती है? रेफ्रिजरेटर्स में। उद्योगों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थों से न केवल नदियों का जल प्रदूषित होता है बल्कि उनमें रहने वाले जल जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना उपचार के नदियों में विसर्जित करने से रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए सख्त सजाग प्रावधान होना चाहिए। जले अजले शवों, मृत पशुओं, कूड़े कचरे, कार्बनिक पदार्थों को नदियों में विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाए ताकि जल के साथ साथ भूमि को भी। तो हमने क्या देखा कि जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग भी कम से कम किया जाए। जल के साथ भूमि का जो प्रदूषण है उसे भी हम बचा सकेंगे। हम जितना अधिक प्रकृति से प्रेम करेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। जीव जंतु अनेक प्रजातियां केवल रात को ही सक्रिय रहती हैं, उनके लिए प्रकाश प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसके कारण पशु पक्षियों की प्रजनन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। पेड़ पौधों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के DNA में विशेष प्रकार की स्कैंडियन लय होती है जिससे तय होता है कि दिन के समय प्रकाश की आवश्यकता है और रात के समय अंधेरे की। प्रकाश प्रदूषण के कारण प्राकृतिक स्कैंडियन लय बाधित होती है तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बिल्कुल सत्य है, जिससे कैंसर, हृदय रोग, अवसाद, अनिद्रा आदि रोग पैदा हो सकते हैं। दरअसल पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य के चक्र पर निर्भर है और मानव निर्मित प्रकाश प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए अनावश्यक रूप से कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए। प्रकाश स्रोत इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि उससे निकलने वाला प्रकाश निश्चित स्थानों पर केंद्रित रहे और आसपास के क्षेत्र पर न फैले। इस प्रकार कुछ विशेष उपायों को अपनाकर हम अपने और पर्यावरण को और जीव जंतुओं को और इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए कुछ प्रयास करें। और इस प्रकार इस संपादकीय में इतना ही है। एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, पायनियर का संपादकीय है और ये IR के लिए बेहतर आपका काम देगा। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन नाम से इन्होंने लिखा है और IR पर जितने भी इंडो चाइना इशू होते हैं उन इश्यूज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन पर लगातार चर्चा होती रहती है, आप कभी भी चीन से मुद्दे उठा करके देख सकते हैं। तो हाल ही में हमारा एशियाई पड़ोसी देश चीन अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर वैश्विक शांति की कीमत पर खुलेआम विस्तारवादी होने से गुरेज नहीं करता। और आप ये जान के रखिए कि जॉर्ज फर्नांडीज पहले भारतीय थे जिन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। किसने? जॉर्ज फर्नांडीज, जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे। तो चीनियों को दुश्मन नंबर 1 कहा था। इससे हलचल को बढ़ा दिया था, बहस को इतना तेज़ कर दिया था कि इसे मामूली खतरनाक अपरपक देखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कथित संबंध अभी भावनाओं को मत रहा था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज की चेतावनी को हमने गंभीरता से नहीं लिया और उसकी पुष्टि अब हो रही है। उसकी पुष्टि करने के लिए झुंगजाओ सीजो या चीनी शताब्दी के अधिक समय नहीं लगा और 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन ने एक विस्तारवादी और अध्यायवादी ड्रैगन के लक्ष्यों को तीव्रता ला दी जो स्थापित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ 1989 क्रांतियों के कारण हुई आंतरिक विस्फोट तक अपनी सैन्य रणनीति को केंद्र बिंदु थे। कुछ समय के लिए अमेरिका एकमात्र पावर आया। ये जॉर्ज बुश का समय था जिसने प्रशांत महासागर के साथ उभरती वास्तविकताओं के तनाव के रंगमंच में उभरने और शीत युद्ध 1.2 के आरंभ के रूप में पहचाना, जिसमें चीन ने प्राथमिक दुश्मन के रूप में सोवियत संघ रूस की जगह ले ली। अमेरिका और चीन की मुख्य भूमि के बीच भौतिक दूरी को देखते हुए व्यवहारिक और टिकाऊ लंबी दूरी के सख्त परीक्षण की बाधाएं अपरिहार्य हो गई। इसीलिए भारत प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय और सामरिक साझेदारी स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता अमेरिका को भी पड़ी। और ये सैद्धांतिक विकास कैसे हुआ? क्वाड चतुर्भुज के रूप में, जैसे जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्वाड। और अब आकस एक बना है, आप जानते हैं आकस, इस पर भी आया था अभी लिखने को। आकस ऑस्ट्रेलिया, यूके, USA जैसे चीन केंद्रित ब्लॉक की रणनीतिक अवधारणा की आवश्यकता पड़ी। बाद में अगर हम देखें प्रशासन ने क्या किया बाद में कि उन्होंने एशिया की धुरी, पिवेट ऑफ एशिया, वास्तव में एशिया की धुरी नीति कहा गया इसे। क्वेश्चन भी आया PT में कि एशिया की धुरी, पिवेट ऑफ एशिया किसकी पॉलिसी? तो माना जाता है कि बराक ओबामा को ओवल ऑफिस में प्रथम प्रशांत राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने अमेरिका चीन के नैरेटिव को खुली दुश्मनी बदल दिया।
ट्रंप भू राजनीतिक और भू आर्थिक क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद की बात की, जिसे स्पष्ट रूप से जांचने की आवश्यकता थी। व्यक्तिगत रूप से सी दुश्मन कहने से लेकर व्यापार युद्धों को बढ़ाने, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से चीनी सहयोगियों को धमकी देने, यहाँ तक कि कोविड-19 वायरस को चीनी वायरस कहने तक ट्रंप ने चीन के खिलाफ आरोप के द्वार खोल दिए। ट्रंप ने ही वास्तव में चीन के साथ इतना लंबा वो देखा। संक्षेप में वर्तमान में जो बाइडेन प्रशासन ने चीन पर अपनी चाल पर रोक लगा दी है। खुद बाइडेन ने बाली ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से बातचीत की और परस्पर बहुत ठीक बताया अपनी बातचीत को। भले ही पारंपरिक शीत युद्ध का ये अभिशाप है, यानी रूस जो कि अमेरिका समर्पित यूक्रेन के साथ खूनी संघर्ष में और पूर्वी यूरोप के पहले से कल्पित थिएटर के दौरान ऐसा कर रहा है। अमेरिका रणनीतिक दृष्टिकोण रखने में दृढ़ है कि वो चीन न कि रूस, इसीलिए इंडो पैसिफिक थिएटर न कि यूरोपीय अवंतपुरी क्षेत्र को आगे चलकर दूसरा नंबर 1 बनने जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई 2022 चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट भी चीन को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और एक स्वतंत्र एवं खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सबसे परिणामी और प्रगतिशील स्रोत मानती है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि बीजिंग सजग और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की क्षमता रखने वाला एकमात्र प्रतियोगी था। ड्रैगन की महंसा इस तथ्य से रेखांकित होती है कि चीन ने 2020 में अपने परमाणु शस्त्रागार को 200 वार रेट से बढ़ाकर 400 वार रेट करने की में कामयाबी हासिल कर ली। 2020 में दुगना, 200 से कितना कर लिया, 400, ताकि 2021 में उसका, और यहाँ तक कि 2021 में उसका बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण दुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा किए गए कुल परीक्षण के योग से अधिक रहा। महीनों पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2022 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की थी, जहां उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे व्यापक और गंभीर चुनौती कौन है? चाइना है। PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों और अध्यायवादी प्राथमिकताओं का अनुकूल बनाने का जबरदस्ती आक्रामक है। भारत के लिए महत्वपूर्ण रूप से इतने विशेष रूप से भारतीय चिंताओं का उल्लेख किया गया। 2020 की गर्मी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर संघर्ष चिंता के 3 विशेष रूप से उल्लेखित करने में एक था। चीन का क्षेत्र को अस्थिर करने का व्यापक पैटर्न, जबरदस्त PRC व्यवहार, चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कंट्रोलिंग, अक्साई चीन का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, आज चीन की डरावनी समानता भारत अमेरिका संबंध को मजबूत किया है। इसीलिए भारत अमेरिका पास में भी आ रहा है चीन की वजह से और ज़्यादा। हाल ही में भारत चीन गतिरोध में सटीक फ्लैश पॉइंट के आसपास के क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक युद्धाभ्यास पर्याप्त रूप से प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि मालाबार युद्धाभ्यास, यहाँ तक कि यूक्रेन पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका और भारत के बीच अनसुलझे व्यापारिक मुद्दों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी जो बाइडेन को भारत को अपरिहार्य साझेदार को वर्णित करती हैं। उसी दिशा में रूस से हम लगातार हथियार व तेल दिल्ली से पहली चली आ रही खरीद की अनदेखी एक सुनिश्चित प्रयास है। अब यहाँ पर इस मुद्दे का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें देखना है कि भारत को चीन के साथ अपने कैसे रिश्ते बनाने हैं और अमेरिका के साथ हमें क्या करना है। अब यहाँ पर ये प्रयास हो सकता है कि भारत को अमेरिका, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान से भी अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने हैं। I2U2 आप जानते हैं, I2U2 है ना, इंडिया, इजराइल, USA, UAE, क्वाड सिस्टम, और ऑकस में भी बढ़ना चाहिए। साथ साथ रूस से भी हम अपने रिश्ते बैलेंस बनाए रखने चाहिए, क्योंकि चीन पर आप कोई विश्वास नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।